नमस्कार दोस्तों। हम लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षाओं के विगत वर्षों में पूछे हुए सवालों को देख रहे हैं और उसी श्रृंखला में हम लोग आज देखेंगे आधुनिक भारत के जो है कि पाकिस्तान की मांग वाले टॉपिक से, और इसके आगे की भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हम लोग सवाल देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है। दिया है ऑप्शन कि वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, और चौथा ऑप्शन है कि वे सदैव डायरी रखते थे। तो इन ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम लोग बताएंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है, कौन सा कथन मतलब सही नहीं है। तो दोस्तों क्या है कि जिन्ना जो है ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, और तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए जो है सही है। और ये जो है कि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है कि भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र अर्थात जिसका नाम पाकिस्तान होगा कि उन्होंने मांग की थी। और पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में जो है सिकंदर हयात खां, जिन लोगों ने इनका योगदान दिया था उनके नाम देख लीजिए। पूछा जाता है कि पाकिस्तान का प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में मोहम्मद अली जिन्ना का सहयोग किन लोगों ने किया था, तो सर सिकंदर हयात खां थे, और फजलुल हक खां और खली कुज्जमा खां का जो है कि काफ़ी योगदान था। और मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये असहयोग आंदोलन से इनका कोई वास्ता नहीं रहता, मतलब ये असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिए रहते हैं। तो इनके बारे में इतना स्टेटमेंट जो है वो सही है। और ऑप्शन डी वाला जो है कि वे सदैव डायरी रखते थे, ऐसी कोई बात नहीं कि वो सदैव डायरी रखते थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो है डी वो गलत है। पूछा है कि जिन्ना के विषय में सही नहीं है, तो जिन्ना के विषय में ऑप्शन ए कि वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे बिल्कुल सही है। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बिल्कुल किए थे। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, असहयोग आंदोलन से उनका कोई वास्ता नहीं था, ये कथन भी जो है कि सही है। तो जो सही नहीं है वो यही है कि वे सदैव डायरी रखते थे। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। दिया प्रश्न पूछा गया कि किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन है आगा खां, फिर है M.A. जिन्ना मतलब मोहम्मद अली जिन्ना, फिर है आपका ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन है लियाकत अली खां, और चौथा है मोहम्मद इकबाल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। क्या होता है कि दोस्तों वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, कि अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने जो है कि सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। तो इस तरह से आपका मोहम्मद इकबाल इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, देखिए अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन चैप्टर से है। दिया है कि पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन फल था। ऑप्शन बनाया है कि क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, और दूसरा ऑप्शन है कि भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, और तीसरा ऑप्शन है कि गांधी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, और चौथा है कि AICC द्वारा अगस्त 1942 में मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। पूछा है कि नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। 1 या 2 सही है, 1, 2 और 4 सही है, 2, 3 और 4 सही है, उपर्युक्त सभी सही है। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं कि ये क्या क्या कथन दिए हैं। क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतवासियों के नैराश्य का भारत छोड़ो आंदोलन जो फल था, सही बात है कि क्रिप्स का प्रस्ताव आता है और उससे जो है कि भारतीय लोग जो है कि निराश होते हैं, तो जिस एवज में जिसके बदले में भारतीय लोग जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है कि भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, ये भी बात सही है। क्या होता है कि मार्च 1942 में जब से क्रिप्स मिशन की विफलता जो है कि स्पष्ट हो जाती है कि क्रिप्स मिशन जो है पूरी तरह से विफल रहा।
और इसमें क्या होता है कि दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध चलता रहता है, उसमें जो है कि भारत की अनिच्छुक साझेदारी को तो बरकरार रखना चाहती है, लेकिन किसी भी जो है कि सम्मानजनक समझौते के लिए वो तैयार नहीं होती है। और करो या मरो वाले अपने भाषण में गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि मैं रूस या चीन की हार का औजार नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन 1942 के बसंत तक उन्हें लगने लगा था कि संघर्ष अपरिहार्य है। अतः कांग्रेस ने जो है कि अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास कर दिया था। और गांधी जी ने अपने लेखनों में कहीं भी देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काया नहीं था। इस प्रकार जो है कि आपका कथन जो तीसरा है कि गांधी जी ने लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए कहा था, तो ये कथन आपका गलत है। ये बात जो है कि यही एक गलत है और बाकी जो है कि सभी सही हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ऑप्शन 1, 2 और 4 किस में दिया है। ऑप्शन 1, 2 और 4 जो है कि सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था लुई फिशर, विलियम एल सिवेर और वेब मिलर और नेगली फार्सन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है लुई फिशर। महात्मा गांधी जब भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तो उस दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर जो है कि उनके साथ थे। और कई अमेरिकी बुद्धिजीवी थे जैसे कि पर्ल बक और एडगर स्नो और एम.एल. सूरमैन, नॉर्मन थॉमस के साथ जो है कि लुई फिशर ने भी जो है कि भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर नीचे के कूट से चयन करें। आपका कथन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। कारण दिया है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। दिया है कूट बनाया है मतलब विकल्प बनाया है कथन और कारण को लेकर के कि ए और आर दोनों सही है तथा ए और आर का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है और ई गलत है परंतु जो है कि आर सही है। तो दोस्तों इसका जो है आपका ऑप्शन ए जो है सही है कि ए और आर दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। दोस्तों क्या है कि मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की थी और जिन्ना ने कहा कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो भारत में जंगल राज लागू हो जाएगा। फलतः मुसलमानों को इस आंदोलन से दूर रहने के लिए उन्होंने कहा और इस तरह से मुसलमान जो है कि अंग्रेज़ों के नज़दीक आ गए। तो कथन आपका ए सही है और कारण भी जो है कि दोनों सत्य है। इस तरह से दोनों एक दूसरे का जो है कि पुष्टि करते हैं क्योंकि कथन में यही बात दिया हुआ है। देखिए आप कथन में दिया हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। अंग्रेज और मुसलमान दोनों जो है कि कांग्रेस से घृणा करने लगे और दोनों के बीच जो है कि दोस्ती बढ़ गई। कहा जाता है कि दुश्मन का दोस्त अपना दोस्त, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त हो जाता है। तो वही उस समय जो है कि मुस्लिम लीग के कुछ ऐसे रवैये की वजह से कांग्रेस से काफ़ी खफा हो जाते हैं। तो वही जो नाराज़ मुस्लिम से जो है कि इसके अंग्रेज़ों के सहयोगी बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों क्या है कि अरुणा आसफ अली जो थी ये एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और उन्हें जिस काम के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा याद किया जाता वो था कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कि मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने कांग्रेस का झंडा जो है कि फहराया था। इस वजह से हमेशा बहुत इनका मतलब एक बहुत साहसिक कार्य था इनका। और अरुणा आसफ अली के अलावा लोग जो थे अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि नेताओं ने जो है कि कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का जो है कि नेतृत्व किया था।
तो आपसे पूछा गया कि अरोड़ा आसफ अली जुड़ी थी, तो नो डाउट आप मारिएगा भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन डी से। हाँ, अब देखिए अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। एक ही ऑप्शन चूज करने को पूछा है, इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया और फैजाबाद। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो वो है बलिया। क्या होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हो गई थी और वर्ष 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थान जो थे उनमें से एक अपना उत्तर प्रदेश का बलिया भी था, जहां पर जो कि समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। तो क्या होता है कि बलिया में अगस्त 1942 में जो है कि चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना हो गई थी। और जो 2 स्थान हैं जहाँ पे हुई थी उनको भी जान लीजिए। उनमें है कि तामलुक जो मिदनापुर बंगाल में पड़ता है, वहाँ पर जो है कि दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक जो है कि यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया और इस तरह से यहाँ भी एक जो है कि समानांतर सरकार की स्थापना हो जाती है। और जो तीसरा जगह है वो है सतारा महाराष्ट्र का है। यहाँ पे क्या होता है कि अगस्त 1943 से मई 1946 तक यह सबसे लंबे समय तक जो है कि चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। इसके प्रमुख नेता थे वाई.वी. चौहान एवं नाना पाटिल। इसके अतिरिक्त जो है कि उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकारों की जो है कि स्थापना हुई थी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। ऑप्शन ए है कि जेल में गांधी का आमरण अनशन, और दूसरा है कि जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, और तीसरा है गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगा खां पैलेस में जो है कि कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी और चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है कि विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। अतः जो है कि इसे रूबिकॉन ऑपरेशन रूबिकॉन का जो है कि नाम दिया गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पूछ रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन आपका बनाया है कि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। सही बात है, ये तो सही है। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया। विचार करते हैं इस पर। यह एक अहिंसक आंदोलन था और वैसे तो अहिंसक आंदोलन कोशिश की गई थी कि ना हो, लेकिन ये हिंसक आंदोलन हो जाता क्योंकि इसमें बहुत व्यापक पैमाने पर हिंसा होती है दोनों तरफ से, अंग्रेज़ों की तरफ से और भारतीयों की तरफ से। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ये भी बात जो है कि सही है। तो दोस्तों इसमें जो है कि एक से अधिक कथन अगर देखा जाएगा तो वो जो है कि कथन सत्य नहीं है। लेकिन इस प्रश्न के पर हम विचार करते हैं। क्या होता है कि 9 अगस्त 1942 की सुबह में ही जो है कि अधिकांश कांग्रेसी नेताओं की जब गिरफ्तारी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन जाता है, मतलब इसे लीड करने वाला कोई नहीं रहता है और गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण वे इसका नेतृत्व नहीं कर पाए थे। तो इसमें दिया है कि नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। जब गांधी जी को आंदोलन के स्टार्टिंग में ही जो है कि गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कैसे माना जाए कि इसका नेतृत्व इन्होंने किया था। तो ये ऑप्शन भी जो है कि संदेहमय है। वैसे माना जाता है कि इसका नेतृत्वकर्ता यही थे, लेकिन इन्होंने जो है कि आयोजन सारी व्यवस्था यही बनाया था कि कैसे कैसे किया जाएगा, लेकिन जब शुरू होता है आंदोलन तो इन्हें तत्काल जो है कि गिरफ्तार कर लिया जाता है। और साथ ही क्या होता है कि दोस्तों इस आंदोलन में व्यापक हिंसा भी हुई थी। देखिए हमने कहा था कि यह ऑप्शन बनाया कि जो यह एक अहिंसक आंदोलन था, लेकिन इसमें काफ़ी व्यापक जो है कि हिंसा हुई थी और यह आंदोलन जो है कि अहिंसक नहीं रह जाता इस तरह से। और आंदोलन की घोषणा के बाद ही कांग्रेस को एक गैर कानूनी संगठन जो है कि घोषित कर दिया गया था। अतः इस तरह से हम देखेंगे तो ऑप्शन ए और सी जो है कि दोनों आपका वो उत्तर आप इसके जो है कि प्रश्न के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए और सी दोनों जो है कि सत्य नहीं है। लेकिन जो है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका जो सही उत्तर माना था वो माना था ऑप्शन बी। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसको बी माना था। यहाँ पे असंवैधानिक संस्था दे दिया है कि कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था, जबकि घोषित किया गया था गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था। अब किस हिसाब से वो माने हैं लेकिन जो सारे विकल्प की सच्चाई है और जो व्याख्या थी हमने आपको बता दी है। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक आपका सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज।
देखिए इसमें देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। ऑप्शन है C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, सर T.V. सप्रू। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है तेज बहादुर सप्रू, सर T.V. सप्रू। वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी जो है कि कैलाशनाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई आदि वकील जो है कि रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता जो है कि भोला भाई देसाई ने की थी। तो इस तरह से देखा जाएगा तो जो है कि सर T.V. सप्रू जो है सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की जो है कि घोषणा की थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से जो है कि सिंगापुर में स्वतंत्र भारत अर्थात जो है कि आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था। ऑप्शन में दिया है कि मेजर, ये दोस्तों ये आया है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की 2017 के परीक्षा में, और ये इस पर थोड़ा सा विवाद भी हुआ था। तो चलिए भी देखते हैं क्या था। ऑप्शन में दिया है कि मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक और मेजर करतार सिंह। दोस्तों क्या है कि मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक तथा मेजर करतार सिंह, ये सभी जो है ये सभी व्यक्ति जो है कि आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। तो इसमें जो पूछा है कि कौन जुड़े हुए नहीं थे, अब पता नहीं लोकसभा आयोग ऐसे सवाल क्यों बना देता है, लेकिन आप जानते रहिएगा कि ये चारों लोग जो है कि आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए नहीं थे। देखिए यहाँ पे फिर सवाल बना है, ये 2016 री एग्ज़ाम में बना है और ये बना था 2017 में, ये 2020 में एग्ज़ाम होता। तो देखिए अब यहाँ पे सुधारा होगा इन्होंने। देखिए राशिद अली यहाँ पे इन्होंने नाम दिया है, रशीद अली ये भी ये जुड़े थे, और शाहनवाज का भी देखा था आपने पिछले में जो है कि शाहनवाज खान, मेजर जनरल शाहनवाज खान वो भी थे, वो भी जुड़े हुए थे। और पीके सहगल का भी जो है कि प्रेम कुमार सहगल ऑप्शन बी था इसमें। देखिए अगर आप तो प्रेम कुमार सहगल देखिए, पीके सहगल, शाहनवाज खान ये दो लोग हैं, और BC दत्त का नाम इन्होंने दिया है। तो दोस्तों यही जो है कि सही नहीं है, मतलब BC दत्त नहीं जुड़े हुए थे आज़ाद हिंद फौज से। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को जो है कि गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में उन पर मुकदमा चलाया था, और इसमें जो है कि प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह एवं शाहनवाज को जो है कि फांसी की सज़ा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास की जो है कि सज़ा सुनाई गई थी। और BC दत्त आज़ाद हिंद फौज से इनका संबंध कोई नहीं था, BC दत्त का। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। बहुत ही पेटेंट सवाल है, तो इसमें आप तुरंत जो है कि देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ जाइएगा, यही ऑप्शन सही है। देशबंधु चित्तरंजन दास जो है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। जिस तरह से महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है, उसी तरह से जो कि C.R. दास को माना जाता है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अब देखते हैं अगला जो टॉपिक है, वहाँ से जो सवाल है कि कांग्रेस के कैबिनेट मिशन योजना से है, जो कि 1946 में आती है। पहला सवाल है इसमें कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो दोस्तों इसमें जो है कि कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से रहने वाले रहते हैं केवल महात्मा गांधी जी। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में महात्मा गांधी जी पूरी तरह से थे, और इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। चलिए अब बढ़ते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल जिस टॉपिक से, उस टॉपिक का नाम है संविधान सभा 1946। देखिए इसमें पहला सवाल है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी 1935 ने,
में और कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में और सर्वदल सम्मेलन 1946 में। तो दोस्तों इसमें जो कि कांग्रेस पार्टी ने अपना जो 1936 में लखनऊ में अधिवेशन किया था, उसमें जो कि सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार आया था। संविधान सभा के सिद्धांत के दर्शन सर्वप्रथम जो है कि अगर एक इससे पहले भी आते हैं, अगर आप जानना चाहेंगे संविधान सभा से, तो इससे पहले की घटनाओं में जो है कि संविधान सभा की झलक मिलती है। क्या होता है दोस्तों, संविधान सभा के सिद्धांत के दर्शन का जो सर्वप्रथम वो 1895 के स्वराज विधेयक में होते हैं, जिसे लोकमान्य तिलक के निर्देश में जो है कि तैयार किया गया था। और 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया था, जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। तो ये कहीं ना कहीं इनकी बातों से लग रहा है, ये संविधान सभा एक प्रकार से संविधान सभा का जो स्वरूप है वही इनकी बातों से महसूस हो रहा है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन MN राय ने, मानवेंद्र राय जी थे, इन्होंने किया था और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद क्या होता है, दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में, हमने वहाँ पे लखनऊ कह दिया था, तो कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की जो है कि व्याख्या की गई। मतलब कि ऑफिशियली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है कि पहली बार 1936 में ही फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई थी। उल्लेखनीय है कि विकल्प में यदि स्वराज पार्टी ने 1934 में होता, मतलब कि अगर ऑप्शन में जो है कि स्वराज पार्टी ने 1935 जो यहाँ पे लिखा है, अगर 1935 के बजाय 1934 होता तो इस विकल्प के साथ हम जो है कि जाते, मतलब ऑप्शन ए जो है कि सही होता, क्योंकि वर्ष 1934 में जो है कि रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम जो है कि मांग की थी। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर स्वराज पार्टी ने 1934 में मांग की थी, यह ऑप्शन होता तो हम उसके साथ जो है कि वही हमारा ऑप्शन सही होता। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी राजाजी फार्मूला, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी जो है कि वेबल योजना। तो दोस्तों जो है कि इसमें भारत के लिए संविधान सभा के गठन का जो विचार दिया था वो दिया था कैबिनेट मिशन ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था और भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री जो थे, जिनका नाम पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में कौन 3 लोग थे सदस्य, तो उनका नाम आप लिख लीजिएगा। नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एवं सर स्टफर्ड क्रिप्स जो है कि सम्मिलित थे। और मिशन के प्रस्तावों के अनुसार जो है कि संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा जो है कि किया जाना था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था। ऑप्शन है आपका 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 11 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति। तो दोस्तों जो कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक गांव को, प्रत्येक प्रांत को जो है कि 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर जो है कि स्थान दिए जाएंगे। और तो इस तरह से हम देखेंगे ऑप्शन आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मतलब हर 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि जो है कि चुने जाना था संविधान का जो है कि वो संविधान निर्मात्री परिषद के अनुसार। अब अगला सवाल है दोस्तों कि इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष थे। ऑप्शन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष रहते हैं। 9 दिसंबर 1946 को जो कि दिल्ली में संविधान सभा की बैठक आरंभ होती है और सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन जो कि 9 से 23 दिसंबर 1946 में जो कि सर्वसम्मत से चलता है और उसमें जो है कि ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए रहते हैं। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया था। दोस्तों क्या होता है कि हमारी संविधान सभा जब हमारा संविधान बनता है वो दोहरे रूप में कार्य करती है, एक पार्लियामेंट के रूप में भी कार्य करती है और एक संविधान सभा के रूप में भी कार्य करती रहती है। तो जब हम लोग वो पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि जब भारतीय संविधान सभा जो है कि एज ए पार्लियामेंट काम कर रही थी तब अध्यक्षता कौन करता है, और जब एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली काम कर रही थी तब कौन अध्यक्ष, तब तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्षता जो है कि करते हैं।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जिस टॉपिक से, टॉपिक का नाम है अंतरिम सरकार का गठन 1946। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था। ऑप्शन है फजलुल हक, खिजर हयात खां, लियाकत अली खां और गजनफर अली खां। तो दोस्तों जो है कि जो 1946 की कैबिनेट बैठी रहती है, बनी रहती है अंतरिम सरकार की, इंटरिम गवर्नमेंट की, उसमें जो है कि वित्त मंत्रालय का जो वो रहता है लियाकत अली खां के पास। वर्ष 1946 में जो कि लॉर्ड वेवेल के बहुत कहने सुनने पर जो है कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो जाती है और अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में जो शामिल होते हैं और लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया जाता है, जिन्होंने जो है कि नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों के पर जो है कि अत्यधिक कर लगाए थे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2, 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। अब पूछ रहा है कि कौन इसमें मंत्री नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू ये तो थे ही, एज ए प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उस समय इनका ओहदा कुछ और था। लियाकत अली खां, अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसमें लियाकत अली खां भी जो है कि अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं रहते हैं, बाद में ये बनते हैं। पूछा मंत्री नहीं थे, तो हाँ ऑप्शन बी और सी जो है कि आपका दोनों है, अबुल कलाम आज़ाद भी। दोस्तों क्या होता है कि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अबुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली और राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर सफ़ात अहमद खां, जगजीवन राम और सैयद अली जहीर और एस.सी. भाभा थे। हालांकि 2 सितंबर 1946 को जो है कि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित जो है कि 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को जो कि सरकार में मंत्री बनाया गया था, जबकि यहाँ पे डेट के साथ विथ डेट जब मेंशन करके पूछा है कि सितंबर 2, 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री कौन नहीं थे, तो आपके लियाकत अली को भी जो है कि नहीं माना जाएगा और अबुल कलाम आज़ाद जी को भी नहीं माना जाएगा। इन्होंने जो है कि सवाल गलत पूछा है, किसी एक को ही शामिल करना चाहिए था इसमें। तो इन्होंने क्या होता है कि 26 अक्टूबर 1946 को जो है कि मुस्लिम लीग के 5 लोग शामिल होते हैं, तब जाकर के इनको जो है कि मंत्री बनाया जाता है और तब इनके मंत्रालय में जो है कि सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा शरद सफ़ात अहमद खां को जो है कि हटना पड़ता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु जो है कि सुनिश्चित की थी। ऑप्शन है 13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946 और 16 अगस्त 1946। तो दोस्तों इसका सही उत्तर 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 की तिथि जो है कि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे जिसे कहा जाता है, हेतु जो है कि सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तानी राज्य की स्थापना की मांग की थी और उक्त तिथि को जो है कि दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। इस कार्रवाई में जो है कि नोआखली क्षेत्र दंगा जो है कि प्रमुख केंद्र था। जिस समय भारत का संविधान बन रहा था, लोग अपना संविधान बनाने में योगदान दे रहे थे, उस समय जो है कि नोआखली के दंगे को महात्मा गांधी जी वहाँ पे शांत कर रहे थे। तो ये भी पूछा जाता है। और जब भारत में और बहुत सारे मेन मुख्य काम उस समय हो रहे थे उनमें, लेकिन जो है कि गांधी जी कहीं नहीं दिखते हैं। तो पूछा जाता है कि जब भारत की संविधान सभा में काम हो रहा था तो उसमें गांधी जी क्या कर रहे थे। तो गांधी जी जो उस समय पश्चिम बंगाल में जो नोआखली स्थान पर दंगा फैला हुआ था हिंदू मुस्लिम का, उसमें जो है कि वो शांत कराने में लगे हुए थे। चलिए दोस्तों देखें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। पहला है कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा, दूसरा है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, तीसरा है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, चौथा है इंडियन लीग। अब पूछा है कि इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालक्रमानुसार जो है कि निम्नलिखित कूट का चयन कीजिए। अब देखते हैं दोस्तों, हम आपको बताते हैं, उस हिसाब से जो है कि आप खुद जो है कि कूट का चयन कीजिए, कौन सी संस्था कब गठित हुई थी। तो दोस्तों क्या है कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो थी ये हुई थी 1886 में। कब हुई थी? 1836 ईस्वी में जो है कि ये सभा जो है कि स्थापित हुई थी। और लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है ये स्थापित होती है 1838 ईस्वी में, जो कि जमींदारों के हित के लिए बनी हुई संस्था थी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो थी
ये हुई थी 1843 में स्थापित हुई थी। और फिर इंडियन लीग की स्थापना जो है ये हुई थी 1875 में। तो दोस्तों इस तरह से हम देखेंगे तो क्रम ऑलरेडी ये सही दिया हुआ, मतलब ऑप्शन ये सही हो जाएगा 1 2 3। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि जिस टॉपिक से उस टॉपिक का नाम है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। पहला सवाल है कि कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? क्रिप्स योजना, वेवल योजना, माउंटबेटन योजना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है माउंटबेटन योजना। क्या होता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, और जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण किया था। मतलब ये लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण करते हैं, जिनका उद्देश्य क्या रहता है कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना। और माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को जो है कि स्वतंत्रता सौंपने का दिन निर्धारित किया। इसके पीछे भी दोस्तों एक वो है, ये इनकी एक मानसिकता है, क्योंकि इसी दिन ये बर्मा को पर जो है कि अपना विजय फतह किए थे, तो उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग जो है कि ये दिन तय करते हैं 15 अगस्त 1947। तो माउंटबेटन ने जो है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र ऐसा विकल्प है कि जो भारत को आज़ाद कर सकता है। अतः उन्होंने जो है कि इटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया जनवरी 1947, जुलाई 1947 और अगस्त 1947 और अगस्त 1946। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है जुलाई 1947। जुलाई 1947 में जो है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है कि पारित होता है। माउंटबेटन योजना जो है दोस्तों ये 3 जून 1947 को जो है कि अपना शकल लेती है। इसके अनुसार क्या होता है कि ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। यह अधिनियम जो है कि 18 जुलाई 1947 से प्रभावी हो गया था। कौन सा? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 से जो कि प्रभावी हो चुका था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? पूछा है, ऑप्शन में दिया है R.M. गोपाला, डॉक्टर S. राधाकृष्णन, C. राजगोपालाचारी, रामानुज आचार्य। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपके C. राजगोपालाचारी। C. राजगोपालाचारी जो है कि 1948 से लेकर के 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे जो है कि 26 जनवरी 1950 तक रहे और 1952-54 तक जो है कि वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन दिया है JB कृपलानी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और B. पट्टाभी सीतारमैया। तो दोस्तों इसका सही जवाब है JB कृपलानी। भारत विभाजन के समय JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये भी पूछा जाता है कि जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय JB कृपलानी थे, आचार्य JB कृपलानी। ये नवंबर 1946 में आयोजित मेरठ अधिवेशन में जो है कि अध्यक्ष बने थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जिस टॉपिक से है उस टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। इसमें हम देखते हैं पहला सवाल क्या है। इसमें दोस्तों जो पहला सवाल बना है वो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन दिया है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, और दूसरा है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या बनाया है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, और न तो 1 न तो 2। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है केवल 1 सही है। मतलब ऑप्शन ए जो है कि सही है। क्या होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और 73 मतलब अधिनियम रहता 73 में, लेकिन स्थापना होती है 1974 में। इसमें पूछा जाता है, बहुत कन्फ्यूजनिंग रहता है कि स्थापना जो है कि कलकत्ता में होती है सर्वोच्च न्यायालय की 1974 में, लेकिन जिस अधिनियम के थ्रू होती है उस अधिनियम का नाम रहता है कि 1973 के अधिनियम के द्वारा।
तो इस तरह से ऑप्शन ये जो है सही है। और इसके मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा है, तो दोस्तों इसके जो दिया है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो लेमेस्टर नहीं थे, बल्कि इसके जो है कि मुख्य न्यायाधीश थे एलिजाह इम्पे। और जो अन्य न्यायाधीश रहते हैं उनके अलावा उनका नाम रहता है चैम्बर्स, लेमेस्टर एवं हाइड। तो इस तरह से 3 जो है कि अन्य न्यायाधीश रहते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश थे। तो टोटल 4 लोग जो है कि इस न्यायालय में रहते हैं और एलिजाह इम्पे जो है कि मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। तो ऑप्शन ए केवल सही होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया है कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है कि एचिसन आयोग के द्वारा, दूसरा है हाउस आयोग के द्वारा, तीसरा है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा और चौथा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। तो दोस्तों मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड ने वर्ष 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में जो है कि भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। तो रिपोर्ट में यह भी उसने अनुशंसा की कि सिविल सेवा परीक्षा जो है कि इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए तथा भारतीय सिविल सेवा 1/3 पद जो है कि भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही 1922 से जो है कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में जो है कि एक साथ आयोजित होना शुरू होती है। तो इसका जो आपने देख लिया, इसका सही जवाब जो है कि आपका ऑप्शन सी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के द्वारा जो है कि ये लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं जो है कि भारत में भी, इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी होनी स्टार्ट होती हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सूचियों का मिलान दिया है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है कि नियंत्रक परिषद की स्थापना, सूची 2 है और इसमें दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तीसरा है ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और चौथा है कि गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। अब दिया है कि इनमें से कौन सा प्रावधान हमको मिलाना है कि किस अधिनियम में जो है कि लागू होता है। नियंत्रण परिषद की स्थापना के सामने दिया है कि नियामक अधिनियम 1773 और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिया है। अभी आपने देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो होती है कलकत्ता में वो 1773 के एक्ट के द्वारा होती है। तो इसमें जो है कि बी के साथ हम 1 के साथ जाएंगे बी में। और पिट का अधिनियम 1784 इसके सामने जबकि दिया है। और ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 ये भी सही है। और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833। तो दोस्तों इसमें हम आपको बताते हैं कि किस अधिनियम में क्या होता है। इसका जो सही सुमेलन है दोस्तों वो है ए का 2 के साथ। और देखिए ए का 2 मतलब नियंत्रण परिषद की स्थापना होती है पिट का भारतीय अधिनियम 1700 जिसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला जाता है, उसकी स्थापना होती है पिट के अधिनियम 1784 में। और बी का 1 मतलब सर्वोच्च न्यायालय का हमने बताया है कि स्थापना होती है 1773 में। और ईसाई मिशनरियों का जो भारत में कार्य करने की अनुमति मिलती है चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। और आपका बच्चा डी वाला तो गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में जो है कि नियुक्ति होती है, ये आपका चौथे ऑप्शन के साथ मतलब अधिनियम 1834 में। दोस्तों क्या होता है कि कंपनी की वाणिज्यिक विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया था, जिसे पिट का अधिनियम 1784 में जिसकी व्यवस्था होती है, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमने बताया है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा होता है। और दोस्तों क्या होता है कि ईसाई मिशनरियों को चार्टर अधिनियम 1813 के तहत भारत में प्रवेश, बसने तथा कार्य करने की अनुमति मिल जाती है। और चार्टर अधिनियम 1833 में वैसे कई बातें हुई थी। इसी अधिनियम के तहत जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और इसमें जो है कि वो व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है कंपनी का। 1813 में ही वैसे कर दिया गया रहता है, लेकिन 1813 में चाय और चीन के साथ अभी भी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहता है। और लेकिन 1833 में यह एकाधिकार जो है कि पूरी तरह समाप्त कर दिया गया रहता है। और इसी अधिनियम में जो है कि कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जो है कि विधि सदस्य के रूप में, चौथे सदस्य के रूप में जो है कि सम्मिलित किया जाता है। तो हमने आपको पहले ही बता ही दिया कि ऑप्शन बी इसका जो है कि
सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों हमने व्याख्या में आपको बता ही दिया कि इसका जो है कि ऑप्शन देखिए आप 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों इसका जो है कि सही जवाब है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम में कुछ बातें होती हैं, मुख्य बातें, वो आप याद रख लीजिए। क्या होता है कि इसमें जो है कि प्राथमिक शिक्षा पर जो है कि खर्च के लिए 1 लाख रुपए का बजट का एलोकेशन किया जाता है, अलॉट होता है बजट 1 लाख रुपए। और ईसाई मिशनरियों को जो है कि भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए, बसने के लिए या और भी चीज़ों के लिए जो कि परमिशन दे दिया जाता है। और जो तीसरा जो इसमें मुख्य प्रावधान था वो ये था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, लेकिन अभी भी जो है कि चाय और चीन के साथ जो है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहता है, जिसे भी जो है कि 1833 के अधिनियम में इस प्रावधान को भी जो है कि समाप्त कर दिया जाता है। मतलब कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से 1833 के अधिनियम में जो है कि समाप्त हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ऑप्शन है 1832, 1833, 1834 और 1835। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1834। क्या होता है कि 1800 अधिनियम चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है कि 14 नवंबर 1834 को बंगाल का विभाजन कर चौथी प्रेसिडेंसी आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया था। और अन्य 3 प्रेसिडेंसियाँ जो थी वो थी बंगाल, बॉम्बे तथा मद्रास थी। और आगरा प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर रहता है सर सीटी मैटकॉफ को जो है कि नियुक्त किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है कि प्रदान की गई। इसमें दिया है 1833 के द्वारा। तो अभी हमने 1833 में बताया ऐसा कोई प्रावधान नहीं था आपको। 1861 के अधिनियम के द्वारा दिया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सी ऑप्शन दिया है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और डी ऑप्शन दिया है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति मिलती है वो मिलती है 1861 के अधिनियम में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत जो है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी और ये अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक जो है कि लागू रहता है। और 1892 में आप देखेंगे कि बजट पर बहस करने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन अभी भी पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिलता है। और 1909 में जो मुख्य बात होती वो ये होती कि मुसलमानों को जो है कि पृथक निर्वाचन का अधिकार जो है कि मिल जाता है, जो आगे चल के भारत के बंटवारे का कारण बनता है। तो ये मुख्य प्रावधान थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। पूछ रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है कि भारत परिषद को समाप्त किया गया। ऑप्शन में दिया है कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है कि भारत परिषद या इंडिया काउंसिल को जो है कि समाप्त कर दिया जाता है। और इंडिया काउंसिल की जो स्थापना हुई थी, मतलब कि इसका प्रावधान आया था वो आया था 1858 के अधिनियम के द्वारा। जब 1857 की क्रांति होती है उसके बाद जो है कि एक व्यापक असंतोष का सामना करना पड़ता है अंग्रेज़ों को। उसके बाद महारानी के हाथ में पूरी तरह से कंपनी से छीन करके सत्ता पूरी तरह से महारानी के हाथ में चली जाती है। तो वहाँ पर एक पद का गठन होता है जिसका नाम रहता है भारत मंत्री, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य होता है। और उसकी सहायता के लिए इंडिया काउंसिल की जो है कि स्थापना की गई थी, जो कि 15 सदस्य थी। तो उसको जो है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है कि समाप्त किया गया। क्या होता है दोस्तों, ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा जो है कि भारत परिषद इंडियन काउंसिल को जो है कि समाप्त कर दिया गया और केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है कि शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में जो है कि द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। 1935 का अधिनियम बहुत बड़ा है और इसको जब हम मैटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको सारी बातें बताएंगे। 1935 के अधिनियम में कितने अनुच्छेद थे और कितने भाग थे, क्यों इसे जो है कि इतना बड़ा दस्तावेज कहा जाता है,
कुछ लोग कहते हैं कि 1935 का अधिनियम हूबहू जो है कि भारत के जो है कि संविधान में इंक्लूड किया गया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर किया गया भी है तो भारतीय जनहित को और भारतीय जनहित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सारा मॉडिफाई के साथ शामिल किया गया, क्योंकि किसी भी देश के कानून या विधि पर किसी का अपना कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता। ये कोई आपके खुद के दिमाग की उपज भले ही है, लेकिन कानून जो है कि अगर कोई देश में कोई कानून चल रहा है, कोई व्यक्ति उसे अपने देश में कोई राजनेता या नेता या कोई पॉलिटिशियन लागू करता है तो इसे हम कानून की चोरी नहीं माना जाता है, क्योंकि ये कोई साहित्यिक चोरी नहीं होती है। साहित्यिक चोरी को चोरी माना जाता है, ये कानून का अपनाना ये चोरी नहीं मानी जाती। क्योंकि हो सकता है कि जिस देश में यह कानून चल रहा हो वो और हमारे देश में जैसे लोगों की ज़रूरत है हूबहू फिट बैठता हो तो हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई हमारे ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1861, 1851, 1871, 1881। तो दोस्तों जो है कि अधिनियम था ज़रूर 1861, यहाँ पे दिया है 1800। अगर पूछा रहता है कि किस अधिनियम के तहत हुई थी तो 1861 के अधिनियम के तहत ज़रूर हुई थी, लेकिन स्थापना हुई थी 1862 में। तो इस सवाल को जो है कि गलत माना जाएगा, यहाँ पे 1862 इन्हें देना चाहिए था। तो जिस तरह से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा होती है, लेकिन होती है 1774 में, जो है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? ऑप्शन है कि रामगढ़ अधिवेशन 1940, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या है कि लखनऊ अधिवेशन जो 1936 में हुआ रहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है कि 1935 के अधिनियम को जो कि पूरी तरह से जो है कि एक्सेप्ट नहीं करती है, मना कर देती है, डिनाई कर देती है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो 1936 के अधिनियम में जो है कि एक्सेप्ट नहीं किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 को। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज के सेशन का ये आखिरी सवाल भी है। सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों जो है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था 1935 के अधिनियम को लेकर के यह गुलामी का अधिकार पत्र है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना इन्होंने की थी। और ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा प्रलेख था। इसमें जो है कि 14 भाग हैं इसमें, और 321 धाराएँ थी और 10 अनुसूचियाँ थीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और कोई सुझाव हो तो उसे हमें दीजिए। आपका सुझाव हम सहज स्वीकार करेंगे और उसे जो कि उसके अनुसार कार्य करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।